हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, वेदर इट इज़ यूपीएससी और एचपीपीएससी या जितने भी अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ये इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है। तो गाइस, पहले तो यही कि इंडियन पॉलिटी से हम क्या समझते हैं। इट सिंपली मीन्स टू स्टडी द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री। तो हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जैसे सीआरपीसी, आईपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड एटसेट्रा, लेकिन वो हमारे फंडामेंटल लॉज नहीं है। हमारे देश का जो फंडामेंटल लॉ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम भारतीय संविधान की इसमें बात करेंगे मेनली इंडियन पॉलिटी में, और संविधान अपने आप में ही बहुत डिटेल में है, तो ये एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ेंगे ही जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे होंगे पिछले 10-12 महीनों में, जैसे मान लो अगर हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं और प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ भी चर्चा में रहा होगा, न्यूज़ में रहा होगा, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा ताकि वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके, प्री में भी और मेंस में भी। तो गाइज, अब शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी की। लेकिन देखो, अगर हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए तब तो बिल्कुल सिंपल होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान हमारा बन के तैयार हो जाएगा और कुछ प्रोविजन लागू भी हो जाएंगे। लेकिन फुली जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये 26 जनवरी 1950 जो है इसको गणतंत्र दिवस मीन्स रिपब्लिक डे के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। लेकिन हम अभी यहाँ पे एकदम से नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो एकदम से संविधान में पहुंचना तो एक अलग बात हो जाती है। पहले हमें करना पड़ेगा कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमें इतनी एक्सपर्टीज कैसे आई। आप खुद सोचिए कि कुछ समय पहले, या अगर मैं शुरू से यहाँ पे चलूँ, कभी इंडस वैली है, कभी वैदिक एज है, कभी यहाँ पे मौर्यन का रूल है, कभी इन्वेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, फिर गुप्ता का एक बहुत बड़ी डायनेस्टी यहाँ पे आएगी, गुप्ता काल जब यहाँ पे होगा, उसके बाद हर्षा एरा होगा, फिर उसके बाद जब इन्वेडर्स आएंगे तो साथ साथ ये गुर्जर प्रतिहार एंड ऑल ये किंगडम बनेंगे, राजपूत डायनेस्टीज इंडिया में चलेंगी, देन दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स। तो इतने लोग आते चले गए, कभी पावर में कभी एक पावर में है, कभी दूसरे पावर में है। तो ऐसे कभी भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं थे। जो बादशाह डिसाइड करता था, जो सुल्तान डिसाइड करता था, वो यहाँ पे रूल हुआ करते थे, या फिर शरिया कानून के माध्यम से कुछ एरिया में, और जहाँ पे हिंदू डोमिनेंस है वहाँ हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से जो है वो नियम और कानून तय होते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने बाद हालात थोड़े बदले, उन्होंने यहाँ कानून बनाना शुरू किए, जैसे आईपीसी उन्होंने यहाँ पे बनवाया, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव यहाँ होने लगे 1860 के आसपास जो इंडियन पीनल कोड वो बनाते हैं। तो साथ साथ बहुत सारे एक्ट भी उन्होंने पास किए, वहाँ से धीरे धीरे जो है वो एक्सपर्टीज हमें आना शुरू हुई। और अल्टीमेटली आप देखेंगे जब 1935 का एक्ट बना था, ये बहुत एग्जॉस्टिव एक्ट था, बहुत सारे प्रोविजन इसमें थे। और जब हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौजूदा संविधान है, लगभग 60% पोर्शन जो है वो ऑल इंडिया, जो ये ऑल इंडिया फेडरेशन एक्ट है 1935, यहां से उसे इंस्पायर किया गया है। इस एक्ट से लगभग 60% जो है पोर्शन वो संविधान में लिया गया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में ही हमने कितनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। तो ये तो भले ही अंग्रेजों ने बना के दिया, लेकिन इससे सीखने को कितना मिला। तो ये एक्ट अचानक से नहीं आ गया, इससे पहले 1919 का एक्ट आया था, उससे भी पहले जो है फिर 1909 का एक्ट आएगा, उससे पहले 1892, देन 1861, 1858, ठीक है। ऐसे करके एक्ट चलते चलेंगे, और उनमें सबसे पहले जो लिस्ट में रहेगा दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमने ये सारे एक्ट्स पढ़ने हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे एक्ट आए, क्योंकि इन्हीं सभी एक्ट से मिलके फाइनली 1935 एक्ट बना था। और मोस्टली संविधान जो है 60% वो तो यहीं से ही इंस्पायर किया गया है। तो संविधान समझने से पहले जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं तो हम उसको प्रियम्बल से शुरू करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो प्रियम्बल शुरू होता है। तो ये प्रियम्बल की बात, और उसके बाद एक एक करके सारे आर्टिकल जो 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे वो सब हमने यहाँ पे पढ़ने रहते हैं। लेकिन वो बात की बात है, पहले हमें समझना पड़ेगा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए हमें ये सारे लॉज पढ़ने पड़ते हैं, एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं 1773 से 1935। एक और इसमें आ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाला, उसको भी हम देख लेंगे। तो गाइज, अब ये एक्ट, अगर मैं आपको, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे एक एक्ट लिखूं और उसके सैलिएंट फीचर आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वो भी हम अभी नहीं करेंगे। उससे पहले भी हम थोड़े और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे। पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आते हैं, और अगर वो आए तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, और उसके बाद जो है ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो
आप इतना समझिए कि जो मॉडर्न इंडिया का पूरा क्रक्स है वो मैं आपको अगली 20 से 25 मिनट में क्लियर कर दूंगा। जब आपको क्रक्स क्लियर होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको क्लियर होगा, तब आपको समझ आएगा कि व्हाई फर्स्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1773। ठीक है, तो फिर वो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अभी हम बात करेंगे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास है और अंग्रेजों का या यूरोपियन लोगों का भारत में आना, तो अभी उसको समझ लेते हैं। पहले आपको लगेगा कुछ हद तक कि ये पॉलिटिकल लेक्चर होना चाहिए था और हम इसमें हिस्ट्री क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं अगली 20 मिनट में आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी यहां पे दे दूंगा कि आपको हमेशा ही वो चीज काम आएगी। वो आप चाहे हिस्ट्री में, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में, चाहे पॉलिटी में, वो एक जो बैकग्राउंड होगा वो आपको हमेशा ही काम आएगा। आपको कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाएगी ब्रिटिशर्स के यहां आने में और फर्स्ट एक्ट क्यों बनेगा, क्या कारण थे कि रेगुलेटिंग एक्ट यहां पे बनाना पड़ा, क्या कारण थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना पड़ा, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या चीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये कि यूरोपियंस यहां पे, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यहाँ पे मॉडर्न टाइम पे ही आए। यूजुअली हम पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा जो था उसने भारत की खोज की और 1498 में जो है 1498 में वो कालीकट के पोर्ट में पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोपियन उससे पहले भारत नहीं आए थे। सदियों से रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड होता रहा है, बहुत पहले से ही। इवन साउथ में जब संगम एज थी, चेर चोल पांडे शासक हुआ करते थे, उनके टाइम पे भी वहां ट्रेड होता रहा है। और सिल्क रूट के बारे में आप सारे जानते हैं कि कुशन जब रूल करते थे तो सिल्क रूट उनके अंडर हुआ करता था। तो थोड़ा सा मैं अगर आपको एक बैकग्राउंड यहाँ क्लियर करूं तो इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया का ये मैप इस तरह से आपको डिपिक्ट करूं और यहाँ पे ये बहुत ही एक रफ स्केच में आपको बना रहा हूँ वर्ल्ड मैप का। इसका हमें अभी जरूरत नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जरूरत नहीं है। गैप भले ही ज्यादा है अटलांटिक ओशन पर, जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है और ये एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे मेनली हम इंडिया की ही बात करेंगे। इंडिया, यहाँ पे श्रीलंका, ये आगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, या इंडोनेशिया वगैरह, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा मैं क्लोज करके इसको आपको दर्शा रहा हूँ। अब देखिए इसमें ये वाला जो एरिया है ये है पर्शियन गल्फ। ये पूरी वाटर बॉडी है, ये सारा वाटर वाला पोर्शन है, ये इंडियन ओशन है नीचे, और ये भी वाटर बॉडी है। इसको थोड़ा सा एक मिनट समझ लेते हैं कि मैं क्यों आपको ये पढ़ा रहा हूं। ये जो चीज है दैट इज पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम गल्फ नेशंस बोलते हैं। आपने सुना होगा गल्फ नेशन में क्राइसिस है, ये वो, ऑयल का बहुत अच्छा सोर्सेज यहाँ पे है, तो ये गल्फ नेशन इसको बोलते हैं। और ये वाला जो सी है अफ्रीका और एशिया को जो अलग कर रहा है, ये है रेड सी। ये बीच में ब्लू जो पोर्शन दिख रहा है ये रेड सी है, तो जो अफ्रीका और एशिया को अलग करेगा। और ये तो आपका अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल और कंप्लीट जो है वो हिंद महासागर, इंडियन ओशन इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे मौजूदा अगर मैं आपको कंट्रीज दर्शाऊं यहाँ पे, तो ये तो इंडिया है, ये आज की डेट में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जाएंगे तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के आगे चले जाएंगे तो ये ईरान आ जाता है, ईरान के आगे जाएंगे तो इराक आ जाएगा, इराक के थोड़ा सा अगर आप इस तरफ देखेंगे आगे तो ये सीरिया आ जाएगा, सीरिया के ऊपर देखेंगे तो ये टर्की, और यहाँ पे इस तरफ अफ्रीका में देखेंगे तो ये इजिप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप एक आइडिया। यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, आप चाहें तो एक ऑक्सफोर्ड एटलस वगैरह वहाँ पे खोल सकते हैं और इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, टर्की और यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी जो यहाँ अटलांटिक से जुड़ेगा, और ऊपर जो है फिर यूरोप शुरू हो जाता है, यूरोप और रशिया वगैरह सारा। रशिया पॉलिटिकली यूरोप में आता है, मॉस्को एंड ऑल, लेकिन ज्योग्राफिकली जो है उसको एशिया में काउंट करते हैं। अब जो मैंने आपको कहा कि सदियों से ही हमारा यूरोपियन के साथ ट्रेड होता रहा है, इवन अलेक्जेंडर भी मैसिडोनिया से यहाँ आया था, और उसके बाद जो है सदियों तक ये लोग आते रहे, यहाँ ट्रेड करते रहे। लेकिन ये ट्रेड करने आते थे यहाँ से, जिसमें थोड़ा सा सी रूट होता था, फिर लैंड रूट होता था, और लैंड रूट के बाद चाहे तो फिर से ये पर्शियन गल्फ वाला रूट पकड़ सकते थे, या रेड सी के थ्रू यहाँ पे आ सकते थे। और ये साउथ इंडिया आते थे, यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस एंड ऑल जो है ये ट्रेड करके लेके जाते थे। बहुत ज़्यादा वहाँ डिमांड थी स्पाइसेस की, क्योंकि अभी एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे पीक पे है, वहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ होने वाला है। तो ये सारे जो घटनाक्रम वहाँ पे थे, तो इनको स्पाइसेस एंड ऑल, इन सब चीज़ों की लग्जरी गुड्स जो इंडिया से अच्छे अच्छे स्टोन यहाँ से जाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ से जाते थे, शुरू से ही उसकी डिमांड वहाँ पे रही है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 1493 में ये एरिया ऑटोमन अंपायर ने इस पर कब्जा कर लिया।
ऑटोमन एम्पायर ने 1453 में। ऑटोमन एम्पायर का कब्जा होते ही ये एरिया जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ जाएगा। अब यूरोपियन को एक्सेस नहीं मिलेगा यहां से भारत आने के लिए। सिर्फ भारत ही नहीं, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जैसे जावा, सुमात्रा वगैरह, तो वहां पे भी ये लोग आया करते थे। तो वहां पे आना जो है अब इनके लिए प्रतिबंधित हो जाएगा। अब इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा उठाएंगे अरेबियन मर्चेंट्स। जो अरब मर्चेंट्स थे या इस्लामिक मर्चेंट्स थे वो भारत से सामान खरीद के लेके जाते थे और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के अक्रॉस, ये अगर आप मैप देखेंगे तो अच्छा नहीं बना मैप, लेकिन यहाँ पे इटली इस तरह से आपको दिखता है, वेनिस एंड जेनोवा, मेडिटेरेनियन सी में उसकी प्रोजेक्शंस हैं। तो वेनिस और जेनोवा जो इटली का ही पार्ट है, तो इटली वालों को वो बेच दिया करते थे वहां पे, और इटली वाले जो है आगे फिर पूरे यूरोप में उसको बेचा करते थे। तो सामान तो अभी भी भारत और इंडोनेशिया का यूरोप में बिकता था, लेकिन उसका फायदा किसको होता था? अरब मर्चेंट्स को, जो यहां से वहां बेचेंगे और आगे इटली वाले मर्चेंट्स को। बाकी सब जो है इससे डिप्राइव थे, बहुत महंगा उनको सामान मिल रहा था। तो वहां पे एक होड़ लग गई कि भारत का एक रास्ता ढूंढेंगे। तो उस होड़ में ये खास करके ये वाले नेशन स्पेन और पुर्तगाल जो है, पोर्चुगल, इन्होंने काफी कोशिश की और एक व्यक्ति तो इनका इस तरफ चला गया, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका ढूंढ लिया, वेस्ट इंडीज वो पहुंचा था। और दूसरा बंदा यहां से वास्को डी गामा, ये केप ऑफ गुड होप, इस एरिया को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे केप्स टाउन है साउथ अफ्रीका में। इस एरिया से होता हुआ वास्को डी गामा जो है कालीकट के बंदरगाह में पहुंचेगा 1498 में। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले भारत अस्तित्व में नहीं था, मीन्स की कंप्लीटली सी रूट कनेक्टिंग यूरोप एंड इंडिया, तो वो वास्को डी गामा ने उसकी खोज की थी। तो जैसे वास्को डी गामा यहाँ आया, 3 शिप वो भर के लेके गया और 60 गुना ज्यादा उसको वहां मुनाफा हुआ। देखा देखी में और भी लोग आने लग गए और अगले कुछ सालों में मोस्टली यूरोपियन पावर जो है वो इस पूरे एरिया को बाईपास करके सीधा सी रूट से भारत आने लगे। और वो एकाएक करके जो पावर्स आती चली गई वो आपको पता है, सबसे पहले पोर्चुगीज आए, देन डच आए, उसके बाद इंग्लिश, देन डेन्स और लास्ट में आए फ्रेंच। एक एक करके लोग आते चले गए। अब ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। देखो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा बाद में, ये इंग्लिश इन सब में से डोमिनेंट फैक्टर था। यहाँ पे इंग्लिश जो थे सबसे ज्यादा डोमिनेंट यहाँ पे रहते हैं, सबको डोमिनेट करते हैं और धीरे धीरे सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये लिमिटेड टेरिटरी में रह जाएगा जैसे गोवा, दमन एंड दीव वगैरह, और मेनली पूरे भारत में जो कब्जा होगा वो अंग्रेजों का हो जाएगा। अब इंग्लिश ने कैसे कन्क्वेस्ट किया था वो आपको क्लियर है। बंगाल से शुरू करते हैं सिराजुद्दौला से, फिर मैसूर को हैदर अली टिप्पू सुल्तान को हराएंगे, फिर मराठा साम्राज्य को हराएंगे और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के साथ 1848 तक पहुंचते पहुंचते पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अंग्रेजों ने भारत को जीता, भारत का उन्होंने कन्क्वेस्ट किया। अब जैसे उन्होंने भारत को जीता, जब वो कोई एरिया जीत रहे थे, जैसे मान लो इन्होंने बंगाल को पहले जीता, तो वहां पे उनकी पॉलिसीज कुछ चेंज होगी। जैसे उनकी पॉलिसीज चेंज होंगी तो यूरोप में एक सेक्शन होगा जो उनका विरोध करेगा और वहां से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में रिफॉर्म्स की बात आती चलेगी और उसी रिफॉर्म के चलते वो पहला एक्ट जो मैंने आपको बताया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो इनेक्ट किया गया। अब वो समझते हैं कैसे। पहले ये कहानी अगर आपको समझ आ गई तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसमें कुछ नहीं था, मैंने आपको सिंपली ये बताया कि भारत की खोज और इसका क्या मतलब है। और इन 5 पावर्स में से डोमिनेंट यहां पे रहते हैं ये इंग्लिश, और इंग्लिश जो है धीरे धीरे भारत के जो पावर्स हैं उनको भी हरा देते हैं। जो भी भारत में उसमें राइजिंग पावर्स थी, चाहे मराठास थे चाहे मुगल्स थे, धीरे धीरे उनको हरा देंगे। अब ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं, ये एक कमर्शियल बॉडी है जो वहां से ट्रेड करने भारत आई है। और यहाँ जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आया तो वो मे आई कम इन बोल के जहांगीर के दरबार में आया था आगरा कोर्ट में। जहांगीर ने उसका स्वागत भी किया था, 400 रुपए का उसे मनसब भी दिया था। 400 रैंक उसको बोलते थे, नोट रुपए। 400 का उसे मनसब दिया था। ये एक रैंक होता था अंग्रेजों के टाइम पे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मनसबदारी सिस्टम में। 400 का मनसब भी दिया और उसको एक जागीर भी दी जाती है। तो ये मतलब उसका जो हॉकिंस था वो भारत आया था, लेकिन बाद में पोर्चुगीज के इंटरफेयर करने पे जहांगीर को, हॉकिंस को अपने दरबार से निकालना पड़ा था। तो अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अगर मुगलों से हमें कुछ राइट्स चाहिए तो पहले हमें पोर्चुगीज लोगों को हराना पड़ेगा। फिर उनकी आपस में बैटल हो गई, एक बैटल ऑफ सुवाली हुई थी जिसमें 1612 के आसपास जो है उनको अंग्रेजों ने पोर्चुगीज को हरा दिया था। तो वो सब आप जो है हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं जो रेगुलेटिंग एक्ट तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, आप उसके लिए सिर्फ ये पॉइंट समझिए कि अंग्रेजों ने भारत का जो कन्क्वेस्ट है वो बंगाल से उन्होंने शुरू किया। और बंगाल से कैसे शुरू किया डिटेल नहीं बताऊंगा, वो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी आपने सुनी होगी 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को हरा देगा, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो लोग हैं वो बागी हो गए थे, वो अंग्रेजों की तरफ मिल चुके होते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद जो अगली बैटल हुई दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जहां से आप एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है उसको शुरू करेंगे तो वो यहां से भी एक्सप्लेन उसमें किया गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कंप्लीट पिक्चर यहां क्लियर कर दी है। अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर जब हुई उसमें दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय भी था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी था और इनका मीर कासिम भी था बंगाल वालों का। ये तीनों एक साथ हार गया और अंग्रेज यहां जीत जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव फिर से यहां जीत जाएगा। जैसे यह जीता बैटल ऑफ बक्सर में, अब अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में स्थापित होगा। इलाहाबाद की संधि जब उन्होंने की उसमें बहुत सारी शर्तें रखी। इन सारे राजा महाराजाओं से क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी के तौर पे पैसे भी लिए गए, अच्छी खासी रकम ली गई और यह कहा गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों का जो रेवेन्यू है, इन तीनों का रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार लेगी। यहां से भारत का पतन होना शुरू हो गया। आप खुद आइडिया लगा लो कि एक फिरंगी इतनी दूर से आए हैं, कहां से वो यहां पे ट्रेड के लिए परमिशन मांगने आए हैं और धीरे धीरे उन्होंने हमारे हालात को समझ लिया, हमारे म्यूचुअल स्ट्राइव को समझा, हमें यहां पे हराया और अब यहां पे वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। कभी जो परमिशन लेके आए थे कि हमें एक छोटी सी फैक्ट्री खोलनी है, अब वो हमें रूल कर रहे हैं, हमसे वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं दीवानी राइट। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने अपने आप को दीवानी राइट्स ले लिए और वो दीवानी राइट्स कहां पे थे, कहां के थे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। देखिए, ये जो दीवानी राइट्स है इसका परिणाम क्या होगा? बहुत बड़ी क्राइसिस वहां पे आएगी। अब ये सारा नेक्सस आपको समझना पड़ेगा। देखो कैसे क्राइसिस क्यों आएगी। उन्होंने एक सिस्टम चलाया इस संधि के बाद जिसको बोलते हैं डबल एडमिनिस्ट्रेशन। डबल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं या फिर हम इसे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं। देखिए ये क्या है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल में टॉप में जो रहेगा वो है नवाब। नवाब के नीचे उन्होंने एक नई पोस्ट बना दी जिसको बोल दिया डिप्यूटी नवाब। और यहां पे मैं बात कर लेता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन बंदा होता था गवर्नर, जो कि रॉबर्ट क्लाइव था। अब इन्होंने कहा कि ये जो डिप्यूटी नवाब होगा वो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी। सीनियर तो नवाब ही होगा, नवाब के नीचे डिप्यूटी नवाब, लेकिन डिप्यूटी नवाब वाज अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब पैसे लेने का जो अधिकार है, दीवानी राइट, लोगों से कर वसूलने का अधिकार है, वो तो अंग्रेजों के पास है। और टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है, सीमा वगैरह की, भाई हमें यहां कंसेशन चाहिए, वहां कंसेशन चाहिए, वो डिप्यूटी नवाब के पास है। नवाब के पास कुछ भी नहीं है, वो तो कहने के लिए वहां का बात नवाब है, उसके पास कोई पावर नहीं है, ना तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ना तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उसके पास है। अब लोगों को तो लग रहा है कि हमारा भला नवाब करेगा, लेकिन नवाब भला कैसे करेगा? पैसे कलेक्ट करने वाले तो अंग्रेज थे। तो आप आज के पर्सपेक्टिव में मान लो कि अगर भारत में बीजेपी सरकार बनी है और पैसे अगर कोई अपोजिशन पार्टी कलेक्ट करे और सरकार बीजेपी वाले चलाएं, तो कैसे फिर यहां पे भला होगा? जो रूलिंग पे होता है वही टैक्स कलेक्ट करता है। तो यहां पे टैक्स अंग्रेज कलेक्ट कर रहे थे और नवाब जो था वो यहां का बंदा था। अल्टीमेटली इतनी बुरी हालत होती है कि बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, फैमिन आते हैं, भूखमरी फैल जाती है देश में और लाखों की संख्या में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोग मारे जाते हैं। और इसका प्रभाव जो है अदर सेक्टर्स में भी, अदर देश में भी जो है, अदर हिस्सों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हुआ तो बहुत ज्यादा आलोचना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की। सिर्फ भारत में नहीं, इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। देखिए इंग्लैंड में आलोचना क्यों होगी? अब आप ऐसा मत समझना कि इंग्लैंड में जो लोग हैं वो कुछ लोग भारत के समर्थन में हैं। ऐसा नहीं था, भारत के लिए उनको सिंपैथी नहीं थी। वो इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारे लोग वहां नाराज थे। उनको लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां मुनाफा कर रही है और हम इतना ज्यादा मुनाफा नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे वो वहां पे उनके खिलाफ जो है वो मतलब उनको अपोज करेंगे इंग्लैंड में। तो वहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि जिस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली वगैरह को कम किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए। और अल्टीमेटली रेगुलेट करने के लिए जो था फिर वो 1773 का एक्ट आया था। लेकिन अभी ये तो आपको डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने समझा लिया। इसके साथ आपको एक टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो टॉपिक रहेगा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में। ठीक है, तो अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए EIC या ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक एसोसिएशन था, एक मर्चेंट्स की एक एसोसिएशन थी जिसका इस कंपनी का पर्पस था ईस्ट में ट्रेड करना। किसके ईस्ट में? जो भी मैंने आपको बताया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, इंडिया, इंडोनेशिया वगैरह, जो भी स्पाइसीज आइलैंड इंडोनेशिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस सारे एरिया में केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में ट्रेड करने के लिए उनको मोनोपोली चाहिए थी, उनको विशेषाधिकार चाहिए था वहां पर ट्रेड करने के लिए। तो कब ये कंपनी बनती है? 1599 में। 1599 में बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी कंपनी जो वहां पे थी उन सब ने मर्ज किए अपने शेयर्स और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स।
मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से ये कंपनी वहां पे बनेगी 1599 में, और बाद इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। और 31 दिसंबर 1600 जो ये है ईयर है इसके बिल्कुल लास्ट डे में 31 दिसंबर को इन्होंने अपनी क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली, और उनको एलिजाबेथ ने अगले 15 ईयर्स के लिए 15 साल के लिए उनको एक चार्टर इशू किया। चार्टर एक प्रकार की परमिशन थी, एक डॉक्यूमेंट था। 15 ईयर्स के लिए डॉक्यूमेंट दिया, इशूइंग एश्योरिंग द मोनोपोली। तो कहीं मोनोपोली तो आप समझते हैं एक प्रकार का विशेषाधिकार है, जिसमें अगर इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली है भारत में या इसके ईस्ट में, तो इसके ईस्ट में इंग्लैंड से एक ही कंपनी आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी, वही सामान खरीदेगी, वही सामान बेचेगी, और कोई नहीं आ पाएगा। ये अधिकार इन्होंने सिक्योर किया एलिजाबेथ से। और ये मैं आपको बता दूं कि क्वीन एलिजाबेथ का भी इसमें शेयर था, उसकी भी इसमें शेयर होल्डिंग हुआ करती थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम के कितने बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट और लैंडलॉर्ड्स जो थे इनकी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में हुआ करती थी। और अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे होती थी, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं और वो एनुअली जो है चेंज होके उसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे उसमें आएंगे। और एक टाइम पे 24 डायरेक्टर्स होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, उस पूरी कमेटी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, और 24 लोग उसमें होते थे। हर साल जो ये चेंज होके ये लोग आते थे, जितने भी शेयर होल्डर उसमें थे या जिसके शेयर ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से ये आएंगे। तो 24 डायरेक्टर्स की कोर्ट एक मीटिंग, एक कमेटी जिसको कि हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ये कंपनी के डे टू डे अफेयर संभालती थी। और ये इंग्लैंड में ही, लंदन शहर में ही ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठा करते थे। ठीक है, तो वहीं से सारा काम देखते थे और टाइम टाइम इनको यहाँ पे वहाँ पे रिपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा इंडिया में देखिए ये क्यों जरूरी है, मोनोपोली वाला क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अपनी ही कंट्री से और कंपनीज इंडिया में आएंगी तो आपस में कंपटीशन होता रहेगा। उस टाइम उन सबका मेन पर्पस क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया कि पोर्चुगीज भी आ रहे हैं वहां से, डच भी आ रहे हैं, इंग्लिश भी आ रहे हैं, डेन्स भी आ रहे हैं और बाद में फ्रेंच भी आए थे। तो जो यूरोपियन पावर्स वहां पे ऑलरेडी आ चुकी हैं या जिन्होंने आना है, उनके साथ जब कंपटीशन करना है तो आपकी अपनी कंट्री की कम से कम कंपनी होनी चाहिए, उसी एक कंपनी को आपने सशक्त करना है। तो उनको मोनोपोली दे दी गई थी, लेकिन इस मोनोपोली से बाद में कुछ लोग नाराज थे, वो आपको बाद में समझ आएगा, जिसके लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाएगा, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो अभी के लिए इसके बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए कि 15 साल की मोनोपोली इन्होंने दी। और भारत में देखो कैसे रेगुलेट करते थे। भारत में जहां जहां इनके इस्टेब्लिशमेंट थी कंपनीज की, बड़े बड़े शहर में जैसे मद्रास में, बॉम्बे में, कैलकाटा में, तो यहां पे इनकी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। प्रेसिडेंसीज आप नाम सुनेंगे कि कैलकाटा प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब यह है कि जहां पे भी इन्होंने फैक्ट्री मान लो कोई स्थापित कर ली होगी, कोई फैक्ट्री अगर इन्होंने स्थापित कर ली होगी तो वहां अंदर वर्कर होंगे, गार्ड्स भी होंगे, राइटर्स भी होंगे, इस तरह के जो लोग होंगे, उस पूरे एरिया को एक प्रेसिडेंसी बोला जाएगा। उस प्रेसिडेंसी का एक हेड होगा जिसको गवर्नर बोलेंगे, और गवर्नर के साथ को सलाह देने के लिए काउंसिल भी होगी। तो कंप्लीट इसका नेम आता है गवर्नर इन काउंसिल। इस तरह से ये प्रेसिडेंसी चलती थी और बाद में ये वहां पे रिपोर्ट किया करते थे। तो ये ज्यादा यहाँ पॉलिटी में जुड़ी नहीं है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो 3 जो है इनकी प्रेसिडेंसीज यहां पे हुआ करती थी, 3 जगह पे। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी हमने समझी, तो इन प्रेसिडेंसीज की जो डिटेल है वो इतनी जरूरी नहीं है कि कैसे उनमें काम होता था। एक उनमें गवर्नर होता था, उसके साथ मदद करने के लिए काउंसिल होती थी, तो शॉर्ट में उसको गवर्नर इन काउंसिल कहते थे। ठीक है, तो अभी वो जरूरी नहीं है। अभी मेनली हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद कंपनी के बारे में क्या होता है। देखिए क्या हुआ कि परमिशन तो उनको चार्टर तो दे दिया था एलिजाबेथ ने, ठीक है, लेकिन 1609 में वहां पे जो क्राउन था वो पावर आई चार्ल्स सेकंड के बाद। चार्ल्स द्वितीय इसको बोलते हैं, जो वहां का किंग बना, चार्ल्स सेकंड। तो ये बंदा 1609 से लेकर 1676 तक रहा, 1676 तक। इस बंदे ने बहुत सारे कंसेशन दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी भारत में अच्छा खासा मुनाफा उसमें कमा रही थी, और उन्होंने 1,70,000 के आसपास इतना पाउंड जो है वो लोन उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को दिया, और वहां पे डेवलपमेंट उन्होंने करनी थी इंग्लैंड में। तो इतना लोन जब उन्हें कंपनी दे रही थी तो बदले में कंपनी को कंसेशन भी देने थे। तो चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे कंसेशन दिए। वो सब इतने जरूरी भी नहीं, लेकिन आइडिया आप ले लो कि आप ट्रूप्स मेंटेन कर सकते हैं, भारत में वॉर एंड पीस अपने दम पे सेटल कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्ट्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंसेशन उन्हें टाइम टाइम पे मिलते रहे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1688 में इंग्लैंड में एक रिवोल्यूशन हुआ। एक उतना बड़ा रिवोल्यूशन नहीं था जैसे फ्रेंच एंड ऑल, लेकिन एक क्रांति हुई, रिवोल्यूशन हुआ। इस रिवोल्यूशन में सुप्रीम बना दिया गया पार्लियामेंट को। पहले किंग जो बोलेगा वो चलता था, अब सुप्रीम बन गई उनकी पार्लियामेंट, उनके हाउस ऑफ कॉमन एंड लॉर्ड जो होते हैं।
तो उनकी पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया गया और 1694 में पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि और लोगों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग पहले उन्होंने शेयर होल्डिंग करके एक बड़ी कंपनी बनाई थी मर्चेंट एडवेंचरर, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भारत में आई थी ट्रेड करने और उनको टाइम टाइम पे मोनोपोली मिल रही थी, ठीक है, जो पहले एलिजाबेथ देन चार्ल्स सेकंड। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम औरों के बारे में भी सोचेंगे और वहां पे ऑपोजिशन वैसे ही बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोग हैं, उन्होंने अपनी एक नई कंपनी सेट कर दी जिसको बोलते हैं न्यू कंपनी, जिन्होंने कहा कि हम भी भारत जाएंगे ट्रेड करने के लिए, न्यू कंपनी। तो ओल्ड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही चली आ रही थी, तो 1702 में न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी को मिला दिया गया और ये बन गई यूनाइटेड कंपनी। नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, कुछ नए लोग कुछ पुराने लोग, और ये बन गई यूनाइटेड कंपनी। और 1708 में ऑफिशियली जो नाम इसका हो गया था द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडीज करके, इस तरह से नाम था इनका, टू द ईस्ट करके। तो ये इस तरह से इसका नाम रखा गया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका जो नाम चलता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही चलता है, ठीक है, तो वो याद रखना जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे याद रखना है। ये वहां पे बदलाव होते चले गए, तो धीरे धीरे जो है कंपनी की पोजीशन डिक्लाइन कर रही थी। और अल्टीमेटली जब मैंने आपको बताया कि जब बक्सर की वॉर हुआ और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, उसके बाद जो दीवानी राइट्स कंपनी ने अपने पास लिए और जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन से बंगाल के लोगों को नुकसान हुआ, इतने फैमिन वहां पे आए, अकाल वहां पे पड़ गया और कंपनी का रिवेन्यू भी वहां पे गिरेगा, क्योंकि जब लोग प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो फिर कंपनी का रिवेन्यू कहां से आएगा। तो जब वहां पे अकाल हुआ तो कंपनी को पैसों की इतनी जरूरत पड़ी कि उन्होंने 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख पाउंड, सॉरी 10 लाख पाउंड या 1 मिलियन पाउंड जो है उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से मांगे। उसमें लॉर्ड नॉर्थ करके जो थे वो उनका प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, इतने पैसे उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से मांगे। ये बहुत सही समय था उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने का, क्योंकि अभी भी एक सेक्शन था जो ऑपोजिशन में था ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब कंपनी को बोल दिया कि ठीक है हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन आप भारत में अच्छा नहीं कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, ब्राइबरी हो रही है, लोग वहां भूखे मर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अब हमें आपको रेगुलेट करने की जरूरत है। इसी रेगुलेशन के लिए एक एक्ट बनाया जाएगा 1773 में, और वो बनेगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाम से ही क्लियर है, रेगुलेटिंग एक्ट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है वहां की सरकार के द्वारा। अब यहां पे देखो, कंपनी पहले अपने मुनाफे के लिए आई थी, कमर्शियल पर्पज से आई थी, लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार का जो है उनके ऊपर दबदबा कायम हो जाएगा। उतना ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत निगरानी अभी रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि अल्टीमेटली 1858 में कंपनी ही खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से ब्रिटेन की सरकार जो है, उनकी जो क्वीन क्राउन है, उनके पास पूरी लॉयल्टी चले जाएगी भारत की। तो यही हमने इन एक्ट्स के माध्यम से समझना है कि कैसे ये शिफ्टिंग होती है और उसके बाद क्या परिस्थितियां हैं कि फिर भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी एज सच हमने अभी नहीं किया है इसमें, पॉलिटी अपने आप में जब हम पहला एक्ट करेंगे वहां से शुरुआत होगी। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो पहला एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, यहां से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। लेकिन देखो ये टॉपिक जो ये कैसे पढ़े जाते हैं, ये दो तरह से पढ़े जाते हैं। वन इज कंपनी रूल एंड वन इज क्राउन्स रूल। कंपनी का रूल कहां से कहां तक है? देखो रूल तो पहले से है, लेकिन जब ब्रिटेन सरकार इनको रेगुलेट कर रही है, 1773 से 1858 तक कंपनी का ही दबदबा है। सरकार को रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मेनली कंपनी है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन 1858 में कंपनी पूरी तरह खत्म होगी और रूल आएगा क्राउन का। ये रूल रहा आजादी तक, 1947 तक। इसमें जो एक्ट्स आएंगे बीच में, उनकी डिटेल्स में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, डिटेल में करने वाले हैं इसको। उसके बाद चार जो हमारे एक्ट आएंगे, दे आर चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट्स आएंगे 1793, 1813, 1833 और 1853। जब करेंगे तब डिटेल आपको समझा दूंगा। अब क्राउन रूल में सबसे पहले आएगा 1858 का एक्ट। वैसे डिटेल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोलते हैं या एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोल देते हैं। अब आएंगे इसके बाद तीन एक्ट, उनको बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ये थे 1861, 1892 और 1909। ये वाला बहुत जरूरी है, इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेक चैल्मसफोर्ड भी बोल देते हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन एक्ट। एंड द वेरी लास्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये तो जस्ट मैंने एक समराइज यहां पे किया है, समरी की है। अब इसमें जो है एक एक करके हम डिटेल में सारे
एक्ट से पढ़ेंगे। लेकिन एक सेग्रीगेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए कि पहले कंपनी का रूल था और 1858 में कंपनी हट के सीधी जो हमारी लॉयल्टी होगी वो क्राउन के लिए हो जाएगी। फिर वहां पे स्टेटस बदलेगा, गवर्नर जनरल होगा, वॉइस रॉय कैसे होगा, वो सब वहां पे हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना हमने किया है ये ज्यादा पॉलिटी से संबंधित तो नहीं था, लेकिन हमने अपने टॉपिक की शुरुआत कर ली है, पॉलिटी सब्जेक्ट की शुरुआत कर ली है और यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि कैसे ये एक्ट जो है वो अस्तित्व में आएंगे। अब इनकी जो डिटेल्स होंगी वो एक एक करके जो है मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको करवाता चलूंगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ी ब्रेक लेके जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर साथ ही साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।